देखना आपका बेसिक क्लियर हो गया कि व्हाट इज अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, एफआरएफ क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ठीक है ना। तो वंस अगेन टू कंक्लूड, अगर हम टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे सर, तो क्या था वो टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर क्या था, वी हैड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड वी हैड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, राइट। तो अगर हम लोग बात करें, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क था, कंप्लायंस फ्रेमवर्क था, तो सर कंप्लायंस फ्रेमवर्क का फोकस क्या है, एजेंडा क्या है, इट वाज टॉकिंग ओनली अबाउट कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस, इट वाज टॉकिंग ओनली अबाउट कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस। जबकि अगर हम लोग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो उसका जो इंफोसिस था वो मेनली फेयर प्रेजेंटेशन पे था। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब तो ये था यार कि एनी वे यू हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। भैया फेयर फेयर प्रेजेंटेशन गया बाहर में, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो नहीं हो अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू फॉलो दिस। जबकि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या था, नहीं, अपना जो मेन इंफोसिस है वो फेयर प्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो एग्जैक्टली 100% कंप्लायंस करने से अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव नहीं हो पाता है, तो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वी कैन डिविएट फ्रॉम दोज रिक्वायरमेंट्स टू अचीव अ बेटर प्रेजेंटेशन। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त अपन जब शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, तो दोज आर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क्स। जबकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या होता है सर, रिजिडिटी, यू हैव टू फॉलो द लॉ एज इट इज। जैसे कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है वही फॉलो करना पड़ेगा। आप जब सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से काम करोगे तो आपको जो फ्रेमवर्क दिया हुआ है वही फॉलो करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो वहां पे क्या होता है, रिजिडिटी होता है। तो वहां पे क्या होता है सर, कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज होता है। सो आई बिलीव दैट वाज वेरी वेरी क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉडिफाइड ओपिनियन की, द सेकंड टाइप ऑफ ओपिनियन दैट वाज मॉडिफाइड ओपिनियन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस in the audit report chapter, modified opinion। ठीक है, तो मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या हो गया सर, कि देयर इज समथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर आर सम मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। यानी भैया कुछ तो मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो यानी कि मिसस्टेटमेंट्स तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, देयर आर सम मिसस्टेटमेंट्स, दोज आर मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। There are some misstatements, those are material and exist in financial statements। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें तो सर मिस स्टेटमेंट्स का नॉर्मली जो मतलब होता है ना, इसका मतलब सर या तो अमाउंट को रिकॉर्ड करने में कोई जजमेंटल एरर है, या इंटेंशनली वो अमाउंट को गलत रिकॉर्ड किया गया है। तो अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ठीक है। तो या तो अमाउंट को रिकॉर्ड करने में कोई जजमेंटल एरर है, या जानबूझ के गलत अमाउंट रिकॉर्ड किया है, या क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं है, एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, डिस्क्लोजर मिसलीडिंग है, ओमिशन से इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। तो जब ऐसा होता है तो वो मिस स्टेटमेंट है। तो मिस स्टेटमेंट में सर ये 4 चीजें आती हैं कि या तो अमाउंट प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड नहीं किया गया, या क्लासिफिकेशन, या प्रेजेंटेशन, या फिर डिस्क्लोजर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सर मिस स्टेटमेंट है, वो मटेरियल है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एग्जिस्ट करती हैं। एंड उसके बाद सेकेंडली क्या आएगा सर, वी हैव आस्क्ड द मैनेजमेंट टू करेक्ट इट, वी हैव आस्क्ड द मैनेजमेंट टू करेक्ट इट। अपने को पता चला एज ए ऑडिटर, आपने मैनेजमेंट को बोला कि साहब ये जो मिस स्टेटमेंट्स हैं इनका हमें पता चला है, ये मटेरियल भी हैं, आप कृपा करके इनको क्या कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। अगर मैनेजमेंट क्या करती है कि इन मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर देती है फाइनेंशियल्स के अंदर हमारे बोलने पे, तब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना सर, तब तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर देंगे। बट यहां पे क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट हमारे बोलने पे भी वो मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं कर रही है। तो यहां पे मैनेजमेंट क्या कर रही है सर, रिफ्यूज टू करेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली वी इशू ए मॉडिफाई ओपिनियन, अकॉर्डिंगली वी इशू ए मॉडिफाई ओपिनियन, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि सर देयर आर सम मिस स्टेटमेंट्स, दोज आर मटेरियल एंड दोज एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट्स मतलब सर अमाउंट के टर्म्स में गलत है कुछ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। तो जैसे ही एज ए ऑडिटर अपने को पता चला कि हाँ भैया मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैंने मैनेजमेंट को बोला कि ए मैनेजमेंट इन मिस स्टेटमेंट्स को सही कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसका इफेक्ट हटा दो, और मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं करा तो मैं क्या करूंगा सर, ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा। एकदम क्लियर है। अब अगर अपन मॉडिफिकेशन की बात करें सर, तो मॉडिफाइड ओपिनियन एकदम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन,
एक होता है एडवर्स, एक होता है डिस्क्लेमर, एक होता है क्वालिफाइड ओपिनियन, एक होता है एडवर्स, एक होता है डिस्क्लेमर. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली दिस आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन वी फॉर्म इन मॉडिफाइड ओपिनियन. चीजें थोड़ी गलत है, मतलब एकदम लेमन लैंग्वेज में अपन समझे ना, चीजें थोड़ी गलत है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, चीजें बहुत ज्यादा गलत है तो एडवर्स ओपिनियन. और कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे, ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर पा रहे, डिस्क्लेमर. भैया कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे, ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर पा रहे, तो चीजें थोड़ी गलत है क्वालिफाइड ओपिनियन, चीजें बहुत ज्यादा गलत है एडवर्स ओपिनियन, राइट. एंड कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे तो वो क्या हो गया, डिस्क्लेमर. चीजें थोड़ी गलत है, चीजें थोड़ी गलत है, इसका मतलब जो मिस स्टेटमेंट अपने को मिला ना वो मटेरियल है, इसका मतलब जो मिस स्टेटमेंट अपने को मिला वो मटेरियल है. इसलिए मैंने बोला ना चीजें थोड़ी गलत है. अगर जो मिस स्टेटमेंट मेरे को मिला वो मटेरियल नहीं होता तो मैं बोलता कुछ गलती है ही नहीं. मिस स्टेटमेंट का मिलना, मगर वो अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है इसका मतलब वो गलती है ही नहीं. ठीक है ना, उसको मैं काउंट ही नहीं करूंगा, ऑडिट पर्पस के लिए इग्नोर कर दूंगा. तो मेरे को मिस स्टेटमेंट मिला और वो मिस स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मटेरियल तो है, वो मिस स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मटेरियल तो है, मगर वो मिस स्टेटमेंट उतना मटेरियल नहीं है, उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना स्प्रेड नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना फैला हुआ नहीं है. मतलब मिस स्टेटमेंट मिला, गलतियां हैं, बट उतना नहीं है कि वो पूरे फाइनेंशियल्स में प्रभाव डाले. तो वो क्या हो गया, क्वालिफाइड ओपिनियन. एकदम देसी लैंग्वेज में समझो, मेरे को मिस स्टेटमेंट मिला और वो जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है, मटेरियल है, और साथ ही साथ वो पूरे फाइनेंशियल्स में प्रभाव डालती है. पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मिस स्टेटेड है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत है तो एडवर्स. मतलब मिस स्टेटमेंट्स है बट पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ पोर्शन गलत है तो क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा मैं एज ऑडिटर. मिस स्टेटमेंट्स मेरे को मिला फाइनेंशियल्स में और पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है तो एज ऑडिटर मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा. और मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा तो डिस्क्लेम करूंगा. एकदम सिंपल, एकदम आसान. मतलब मान लो लेट अस से मैं ऑडिट कर रहा हूं किसी कंपनी का, मैंने देखा कि रेवेन्यूज की रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही. अब क्या रेवेन्यू एक मटेरियल असर्शन है? द आंसर इज यस, रेवेन्यू एक मटेरियल असर्शन है. बट आउट ऑफ द एंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 से 3% रेवेन्यू की जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही, यानी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फैला हुआ नहीं है. दिक्कत है बट टोटल रेवेन्यू के 2 से 3% एरियाज में दिक्कत है, तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा कि भैया मिस स्टेटमेंट है बट ठीक है यार, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मटेरियली मिस स्टेटेड नहीं है, ओनली अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटेरियली मिस स्टेटेड. ठीक है जी. दूसरा क्या हो गया सर, दिक्कत है और बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत है. 80% ऑफ द रेवेन्यू, 80% ऑफ द रेवेन्यू इज मिस स्टेटेड, 80% ऑफ द रेवेन्यू इज मिस स्टेटेड. ठीक है ना. या मान लो भाई देयर इज ए अनसर्टेनिटी, देयर इज ए अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी, कि आगे कंपनी कंटिन्यू करेगा भी कि नहीं करेगा. मतलब कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर रखा है और लगातार 3 साल से कंपनी अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर रहा, और कंपनी आज अपने एसेट्स को बेच भी देना तो उतना पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा कि अपने सारे क्रेडिटर्स का पेमेंट करे, और कंपनी उस बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता भी नहीं रहा, डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा है. इसका मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिस स्टेटेड है, गलत है, सब कुछ गलत है भाई. एडवर्स ओपिनियन दूंगा मैं एज ऑडिटर. मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा, मैं बेचारा ऑडिटर एविडेंसेस ही नहीं ले पा रहा, एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा, मेरे को मैनेजमेंट एविडेंस से प्रोवाइड नहीं कर रहा, इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो मैं एविडेंस से नहीं ले पा रहा, मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा, मैं डिस्क्लेम करूंगा. मतलब ये एकदम लेमन डिस्कशन है. ठीक है, एकदम लेमन डिस्कशन है. अब देखना सर, यहां पे ये जो हमारा डिस्कशन है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. एक तो सर यहां पे ना 2 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेगा कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देने वाला हूं या एडवर्स या डिस्क्लेमर. एक है मैटेरियलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट. तो मैटेरियलिटी क्या होता है सर? मैटेरियलिटी मीन्स समथिंग दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मिस स्टेटमेंट है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट का मिस स्टेटमेंट है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट का मटेरियल है. मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं, 1 करोड़ की गलतियां मिली, 1 करोड़ का मिस स्टेटमेंट मिला, मटेरियल है, एटलीस्ट मटेरियल है. मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं, मेरे को 10,000 का मिस स्टेटमेंट मिला, अरे भाई 10,000 रुपए का मिस स्टेटमेंट मिला, रिलायंस जैसे कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, मटेरियल ही नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं. 1000 वाउचर्स ऑडिट करने के बाद एक वाउचर में गलती मिली, जो 100 रुपए का मुझे कोई एरर मिला, डिस्क्रिपेंसी मिला, तो भाई मटेरियल ही नहीं है, इग्नोर कर सकता हूं सर उन मिस स्टेटमेंट्स को. उन मिस स्टेटमेंट्स होने के बाद भी मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा. लेकिन मिस स्टेटमेंट्स है तो वो मटेरियल है कि नहीं, दैट इज व्हाट आई हैव टू सी. अगर मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है तभी जाकर मैं क्या करूंगा, मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, वरना नहीं दूंगा. और दूसरी चीज मैं देखूंगा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज होता है,
परवेसिवनेस क्या देखूंगा मैं? परवेसिवनेस का मतलब है भाई उस मिस स्टेटमेंट का ना पूरे फाइनेंशियल्स में प्रभाव कितना है, राइट? वेदर इट इज स्प्रेड इन द इंटायरिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी उस मिस स्टेटमेंट का पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रभाव कितना है, वेदर इट इज अफेक्टिंग द इंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो परवेसिवनेस का मतलब क्या है सर? कि इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितना इफेक्ट है, कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड है, कितना प्रभाव डाल रहा है, दैट इज व्हाट परवेसिवनेस इज, ठीक है? तो अगर मैं बोलता हूं सर, यहां पे आप देखना यहां पे क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं भाई कोई मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल ही नहीं है, क्या बोला मैंने? मिस स्टेटमेंट है मटेरियल ही नहीं है, तो आप बोलोगे ऑडिटर साहब इग्नोर कीजिए, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दीजिए। मैंने बोला नहीं नहीं, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, अच्छा तो मॉडिफाइड ओपिनियन दीजिए। ठीक है जी, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, अब साथ में परवेसिवनेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे सर क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या एडवर्स देना है या डिस्क्लेमर देना है। दोबारा से देसी लैंग्वेज में क्या बोला, चीजें थोड़ी बहुत गलत है, मतलब मिस स्टेटमेंट है मटेरियल है, थोड़ा गलत है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पोर्शन गलत है, समझना ध्यान से। क्वालिफाइड ओपिनियन पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेटेड है, द एंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैनिपुलेटेड, ऑलमोस्ट द एंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मैनिपुलेटेड, मतलब मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, कहीं ना कहीं पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका प्रभाव है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है, मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा, और कंक्लूड नहीं कर पा रहा मतलब डिस्क्लेमर दूंगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया सर कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, एज ए ऑडिटर मुझे मिस स्टेटमेंट मिलता है, मैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता हूं, मेरे को मिस स्टेटमेंट मिलता है, और मिस स्टेटमेंट मिलने के बाद मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूं कि वो मटेरियल है मगर परवेसिव नहीं है, पूरे फाइनेंशियल्स में ना उसका इफेक्ट स्प्रेड नहीं है, पूरे फाइनेंशियल्स में उसका इंपैक्ट स्प्रेड नहीं है, रेवेन्यू में गलती मिला बट 5% रेवेन्यू एरिया ही इफेक्ट हो रहा है, बाकी कंपनी को इफेक्ट नहीं हो रहा, बाकी रेवेन्यू का इफेक्ट नहीं हो रहा। क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, और भैया नॉर्मल छोटा मोटा मिस स्टेटमेंट नहीं है भाई, पूरा फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहा है, पूरा कंपनी का फाइनेंशियल मिसलीडिंग हो रहा है, साथ में परवेसिव भी है, इसका मतलब साथ में परवेसिव भी है। अब मैं बोलूंगा एडवर्स ओपिनियन, बहुत बुरा हाल है कंपनी का, बहुत बुरा हाल है। क्लियर है? एक बार के लिए इतना समझो। और डिस्क्लेमर तो मतलब भैया मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा, मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं ले पा रहा, बट द रिस्क लेवल इज वेरी वेरी हाई, मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा, मुझे इंफॉर्मेशन ही मिल नहीं पा रहा, बट द रिस्क लेवल इज वेरी वेरी हाई, मीन्स आई हैव सर्टेन डाउट कि भाई अगर मिस स्टेटमेंट मेरे को मिलेगा तो वो मटेरियल रहेगा, परवेसिव रहेगा। हैव सर्टेन डाउट्स कि अगर मिस स्टेटमेंट मेरे को मिलेगा तो वो मटेरियल रहेगा, परवेसिव रहेगा, बट आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड, तो मैं क्या कर दूंगा? डिस्क्लेम कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखना सर, इस चीज को समझने के लिए वापस से हम दोबारा से एक फर्दर डिवीजन कर रहे हैं। द ऑडिटर इज एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन कर पा रहा है, और दूसरा अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो दो सिनारियोज है सर, एक तो एबल टू ऑब्टेन एविडेंस, दूसरा अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। ठीक है ना? तो बेस्ड ऑन एविडेंस मैंने यहाँ पे दो कैटेगराइजेशन किया है, ऑडिट एविडेंस ले पा रहा है यह या फिर ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहा है। अब याद रखिएगा सर, मॉडिफाइड का जो 3 ओपिनियन था ना, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड मतलब एकदम देसी लैंग्वेज में यार ठीक है यार, मतलब कुछ गलतियां हैं बट ओवरऑल फाइनेंशियल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, कुछ गलतियां हैं बट ओवरऑल फाइनेंशियल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा। एडवर्स मतलब सबसे बुरा, और मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि सबसे बुरा है। I am able to obtain the evidences and I am able to conclude कि सबसे बुरा है। I am able to obtain the evidences and I am able to conclude that the entire set of financial statement is misleading। और डिस्क्लेमर का मतलब होता है मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा है, मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अंदर का जो इंस्टिंक्ट है वो कह रहा है, जो इंडिकेटर्स है वो कह रहे हैं कि भाई हालत बहुत खराब है, हालत बहुत खराब है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट्स ना मटेरियल भी होगा, उसका परवेसिव इंपैक्ट भी रहेगा, मटेरियल भी रहेगा, उसका परवेसिव इंपैक्ट भी रहेगा, हालत बहुत खराब है, बट मैं ऑडिटर क्या नहीं कर पा रहा, एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, क्या करूं मैं? तब मैं डिस्क्लेम करूंगा। ठीक है, तो अब देखना सर, अनएबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, तो यहां पर डिस्क्लेमर तो आउट ऑफ द पिक्चर हो गया, क्योंकि डिस्क्लेमर तो अब तभी दे पाओगे
डिस्क्लेमर तब तभी दे पाओगे जब आप एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। तो जब मैं कह रहा हूं आई एम एबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस, तो डिस्क्लेमर तो आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। तो यहां पे बचा खाली क्वालिफाइड और एडवर्स। क्लियर है जी? अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा सर, कि जो मिस स्टेटमेंट है, जो मेरे को मिस स्टेटमेंट मिला, वो मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। रेवेन्यू में गलतियां तो है बट 3 से 4% रेवेन्यू इफेक्ट हो रहा है, परवेसिव नहीं है। इंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल्स इफेक्ट नहीं हो रहा। इन्वेंट्री वाज ओवर वैल्यूड बट बाय 10 लाख रुपीज, लेट अस से इन्वेंट्री वाज ओवर वैल्यूड बाय 10 लाख रुपीज, ठीक है जी, इन्वेंट्री 10 लाख से ओवर वैल्यूड था। एक आधा जगह अपने को और डिस्क्रिपेंसी मिला, बट उसके अलावा इंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल्स आर फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप उस पॉइंट के लिए एकदम एडवर्स ओपिनियन तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि इन्वेंट्री में ओवर वैल्यूएशन था 10 लाख से, बट उसके अलावा सब कुछ सही है। तो आप अपने रिपोर्ट को क्वालिफाई करोगे कि भाई वैसे तो सब कुछ सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, खाली ऑडिट करते वक्त हमने पाया कि इन्वेंट्री 10 लाख से ओवर वैल्यूड है, क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। हमने देखा आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, आउट ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ 1 CR, लेट अस से 1 लाख के ओपनिंग बैलेंस में प्रॉब्लम है। तो भाई वहां पे जो दिक्कत है ना वो छोटा है, मटेरियल तो है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस एक मटेरियल एरिया है, बट इंटायर सेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं हो रहा, पूरा फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं हो रहा। यानी मिस स्टेटमेंट मटेरियल है मगर परवेसिव नहीं है, तब क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा। लेकिन अगर मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं भैया हालत बहुत खराब है, पूरा ओपनिंग बैलेंस ही झोल जाल है, पूरा ओपनिंग बैलेंस से मिस स्टेटेड है, इंटायर रेवेन्यू इज गॉन केस, इंटायर रेवेन्यू इज मिस स्टेटेड, राइट। एक पार्टिकुलर ब्रांच जो कंपनी के लिए बहुत मटेरियल है, 80% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू कंस्टिट्यूट कर रहा है, उस ब्रांच के ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है। तो यार उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है और उसके साथ में एक परवेसिव इंपैक्ट भी है, परवेसिव प्रभाव भी है, तब यहां पे मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा। क्लियर है? और डिस्क्लेमर दे सकते हैं क्या सर? यहाँ पे डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि इस कैटेगरी में? द आंसर इज नो, डिस्क्लेमर तो आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि डिस्क्लेमर तो आप तभी दे पाओगे जब आप एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। एकदम क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं सर अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस, अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस, तब लॉजिकली सोचना यार अनएबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। अब यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? अब यहां पे क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर में से क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगा? डिस्क्लेमर तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी रहेगा, डिस्क्लेमर तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी रहेगा। अब देखना एक चीज समझना, एडवर्स में तभी दूंगा अगर मैं श्योर हूं भैया सब कुछ खराब है। एडवर्स में तभी दूंगा कि अगर मैं श्योर हूं सब कुछ खराब है, कंपनी का फाइनेंशियल्स पूरा मिसस्टेटेड है, लेकिन अगर मुझे एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा, मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा कि कंपनी का फाइनेंशियल्स पूरा मिसस्टेटेड है और जो मिस स्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट वो मटेरियल भी है, उसका इंपैक्ट परवेसिव भी है, तो भैया मैं एविडेंस नहीं ले पा रहा तो मैं एडवर्स कैसे दूंगा? लॉजिकली सोचो, how can I tell to someone that that person is worst if I don't have any evidences? I can point out any reservation, ठीक है, I can say कि I don't have any opinion, ठीक है, but how can I say that someone is worst when I don't have any evidences against the person? तो मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा कुछ भी, I am not able to conclude anything। तो हाउ कैन आई से कि भैया जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है, उसका परवेसिव इंपैक्ट भी है? आई कैन नॉट। तो एडवर्स यहां पे आउट ऑफ द इक्वेशन हो गया। तो समझो इस चीज को, मैं एविडेंसेस ले पा रहा हूं तो क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर में से डिस्क्लेमर आउट ऑफ द पिक्चर हो गया, डिस्क्लेमर पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? या तो क्वालिफाइड होगा या एडवर्स होगा। मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड होगा, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, परवेसिव नहीं है तो एडवर्स होगा। क्लियर है? और इफ आई एम अनएबल टू ऑब्टेन द एविडेंसेस क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, तो यहां पे एडवर्स आउट ऑफ द पिक्चर हो गया, या तो क्वालिफाइड ही रहेगा या डिस्क्लेमर ही रहेगा। अब देखो यार यहां पे मैं एविडेंसेस तो ऑब्टेन कर नहीं पा रहा, तो आई डोंट नो व्हाट द एक्चुअल इफेक्ट इज गोइंग टू बी, वेदर व्हाट द एक्चुअल इफेक्ट इज गोइंग टू बी। सो हियर आई एम गोइंग टू असेस द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट। तो यहां पे मैं क्या देखने वाला हूं सर? एसेस करने वाला हूं पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि पोटेंशियल क्या प्रभाव है, पोटेंशियल इफेक्ट क्या है, क्या होने की संभावना है, क्या होने का चांसेस है, क्योंकि एविडेंसेस तो ऑब्टेन कर नहीं पा रहा, राइट। तो एसेस करने वाला हूं पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट based on the size of the entity, based on the various risk factors, based on my previous audit experience, कि भाई पोटेंशियल इफेक्ट क्या रहने वाला है उनमें स्टेटमेंट्स का, प्रभाव क्या रहने वाला है, पोटेंशियल इफेक्ट क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं।
तो अगर मुझे लग रहा है सर यहाँ पे कि जो पोटेंशियल इफेक्ट है, अब पोटेंशियल इफेक्ट के लिए वर्ड मैं यूज कर रहा हूं पीई, ठीक है ना, क्या यूज कर रहा हूं पीई। अगर मेरे को लग रहा है कि जो पोटेंशियल इफेक्ट है वो मटेरियल तो होगा मगर शायद परवेसिव नहीं होगा, मटेरियल तो होगा बट शायद परवेसिव नहीं होगा, पूरे फाइनेंशियल्स में उसका स्प्रेड नहीं रहेगा, तो यहां पे मैं दूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है। और अगर मेरे को लग रहा है कि जो पोटेंशियल इफेक्ट है ना भाई साहब वो मटेरियल भी रहने वाला है, वो परवेसिव भी रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं एडवर्स नहीं दे सकता, क्योंकि एडवर्स तो मैं तब दूंगा जब मैं एविडेंसेस ले पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं डिस्क्लेम करूंगा कि भाई आई डोंट हैव एनी ओपिनियन, आई कैन नॉट फॉर्म एनी ओपिनियन। यहाँ पे मैंने ऑडिट तो करा है बट मैं कुछ ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रहा, आई एम नॉट कंफॉर्मिंग एनी कंक्लूजन, आई एम नॉट फॉर्मिंग एनी ओपिनियन, क्योंकि मामला बहुत रिस्की है। एजर्शंस के रिस्पेक्ट में मैं एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा, बट मेरे को लग रहा है कि मामला बहुत रिस्की है। इट इज गोइंग द एजर्शन इज मटेरियल एंड इट इज गोइंग टू हैव अ परवेसिव इम्पैक्ट, इट इज वेरी वेरी रिस्की, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन ऑन एनी ऑडिट एविडेंसेस। तो यहां पे मैं क्या करूंगा सर, डिस्क्लेमर दे दूंगा। यहां पे मैं क्या करूंगा सर, डिस्क्लेमर दे दूंगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि अगर आपने शोले मूवी देखी होगी, तो शोले मूवी के अंदर एक बहुत फेमस सीन है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो वहां पे क्या होता है यार, आपको याद होगा कि पार्टिकुलरली वो जो हेमा मालिनी की माँ होती है ना, वो शायद अमिताभ से पूछ रही होती है कि धर्मेंद्र खेले कि वो लड़का कैसा है, कि बेटा बताओ वो लड़का कैसा है, बेटा बताओ वो लड़का कैसा है। तो अमिताभ कहता है माँ जी बहुत अच्छा लड़का है, माँ जी बहुत अच्छा लड़का है, माँ जी बहुत अच्छा लड़का है, ही इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है माँ जी, ही इज वेरी वेरी गुड, लेकिन माँ जी खाली कभी कभी दारू पीता है, बाकी लड़का तो बहुत अच्छा है। अब माँ जी बोल रही है क्या दारू पीता है, अरे नहीं माँ जी लड़का बहुत अच्छा है, माँ जी लड़का बहुत अच्छा है। वो क्या है कि पिछले साल उसकी माशुका उसे छोड़ के चली गई थी, बस गम में इसलिए दारू पीता है, वरना बाकी तो सब ठीक है। क्या गर्लफ्रेंड भी थी, छोड़ के गई थी, अरे नहीं माँ जी, नहीं माँ जी लड़का बहुत अच्छा है, माँ जी बहुत अच्छा है, माँ जी बहुत अच्छा है। वो क्या है कि बस थोड़ा बहुत जुआ खेलता था, उसी आदत की वजह से गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड गम में दारू पीता है, बाकी लड़का बहुत अच्छा है, बाकी लड़के में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब वहां पे पता आपको धर्मेंद्र जो है, वहां पे जो अमिताभ बच्चन था वो क्या कर रहे थे, ही वॉज गिविंग ए क्वालिफाइड ओपिनियन अबाउट धर्मेंद्र टू हेमा मालिनीज वाइफ, सॉरी टू हेमा मालिनीज मदर, क्योंकि लैंग्वेज क्या था वहां पे अमिताभ बच्चन का, लैंग्वेज क्या था देखो वहां पे अमिताभ बच्चन का, कि सबसे पहले वो एश्योरेंस दे रहा था एवरीथिंग इज फाइन, लड़का सही है, ठीक है, लेकिन बस ये प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। तो ऑडिटर भी वही करता है क्वालिफाइड ओपिनियन में, एज पर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड बाय अस वी रिपोर्ट दैट एवरीथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर, सब कुछ सही है एक्सेप्ट फॉर, फिर जो दिक्कत वाले एरियाज होंगे ना, जो रिजर्वेशन होंगे ना, वो पॉइंट आउट कर देंगे। इन्वेंट्री 10 लाख से ओवर वैल्यूड है, 5% रेवेन्यू में दिक्कत है, बाकी पूरा फाइनेंशियल सही है, क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर वहां पे अमिताभ ने ऐसा बोला होता, एक नंबर का जो लड़का है ना वो गॉन केस है माजी, बेवरा है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, अयाशी करता है, एकदम ढीला करेक्टर है, तो हो जाता है एडवर्स ओपिनियन, कुछ सही है ही नहीं। तब ऑडिटर साहब इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द आइटम फाउंड वी रिपोर्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। लैंग्वेज ही यही होता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है, मतलब वहां पे लैंग्वेज अमिताभ का यही होता, लड़का बेवरा है, लड़का खराब है, लेकिन क्वालिफाइड में क्या था, लैंग्वेज अच्छा था, लड़का बहुत अच्छा है, खाली ये दिक्कत है। तो सिमिलरली क्वालिफाइड ओपिनियन में ना ऑडिटर का भी लैंग्वेज वैसे ही कुछ होता है कि बेस्ड ऑन एज पर द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड बाय अस वी रिपोर्ट दैट एवरीथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर एंड दिस आर रिजर्वेशंस। एडवर्स में क्या हो जाएगा, सब कुछ गॉन केस है, मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, इट्स नॉट ट्रू एंड फेयर। और डिस्क्लेमर में तो भैया आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस बट द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ द सेम आई फील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव, तो डिस्क्लेमर भी नहीं दूंगा, डिस्क्लेमर भी एक बहुत नेगेटिव एरिया आता है, क्वालिफाइड देके छोड़ दूंगा। और अगर मेरे को लग रहा है कि पोटेंशियल इफेक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो वहां पे क्या दूंगा सर, डिस्क्लेमर दूंगा, ठीक है ना, वहां पे क्या दूंगा सर, डिस्क्लेमर दूंगा। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर, आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ रेवेन्यू वाउचर्स का खाली एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, बाकी मैंने ओवरऑल सारी चेकिंग करी है, तो डिस्क्लेमर देना भी सही नहीं रहेगा, क्वालिफाइड देना सही रहेगा। लेकिन मान लीजिए लेट अस से मैं सब्सटेंशियली मेजर एरियाज का एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, सब्सटेंशियली मेजर एरियाज की चेकिंग नहीं कर पा रहा, मेजर वाउचर्स मेरे को नहीं मिल रहा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जब मैं जाता हूं ऑडिट करने के लिए तो मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा कितना एडमिशन है, कितना पैसा आया है। मतलब सोचो कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो मेनली तो एडमिशन रहेगा, फीस रहेगा ना, एडमिशन का पता चल रहा है ना फीस का पता चल रहा है, तो वहां डिस्क्लेमर। सबका पता चल गया, 100 में से 2 बच्चों का पता नहीं चला, क्वालिफाइड ओपिनियन।
ठीक है ना, क्वालिफाइड ओपिनियन। और कंप्लीट एविडेंसेस ऑब्टेन कर पा रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली या तो क्वालिफाइड ओपिनियन रहेगा या एडवर्स ओपिनियन रहेगा। दो कीवर्ड्स होंगे, मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं, परवेसिवनेस है कि नहीं, दो कीवर्ड यहां पे रहेगा। और दो कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, एबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस, अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस। क्लियर है? नाउ इन एग्जाम, if you are sure about टाइप ऑफ ओपिनियन, आप एकदम श्योर है टाइप ऑफ ओपिनियन के बारे में कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है या मॉडिफाइड ओपिनियन में क्वालिफाइड देना है, एडवर्स देना है, डिस्क्लेमर देना है, तो स्पेसिफाई कीजिए एग्जैक्ट टाइप ऑफ ओपिनियन विथ रीजन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि भाई रेवेन्यू में गलतियां हैं, बट सिर्फ 3% ऑफ रेवेन्यू में गलतियां हैं, तो रेवेन्यू इज ए मटेरियल असर्शन, तो मॉडिफाइड ओपिनियन तो देना, ये तो पता है, बट ओवरऑल 3% ऑफ रेवेन्यू, पार्टिकुलरली 3% ऑफ रेवेन्यू आइटम्स में दिक्कत है, बाकी सब पूरा फाइनेंशियल्स में सही है, तो आप एडवर्स भी नहीं दे सकते, तो क्वालिफाइड। यू आर वेरी मच श्योर, यू आर वेरी मच श्योर, ठीक है ना। डिस्क्लेमर, आप एविडेंस ही नहीं ले पा रहे, आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑडिट करने के लिए गए हो, आपको एविडेंस मिल ही नहीं पा रहा कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितना पेमेंट आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्लेमर, कोई डाउट ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्लेमर। लेकिन अगर कंफ्यूजन है, अगर क्या है, कंफ्यूजन है, यू हैव सर्टन काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि भाई क्वालिफाइड दूं या एडवर्स दूं, क्वालिफाइड दूं या डिस्क्लेमर दूं, कंफ्यूजन तो क्वालिफाइड के साथ ही है ना, कंफ्यूजन तो क्वालिफाइड के साथ ही है, क्वालिफाइड दूं या एडवर्स दूं, अगर एविडेंसेस ऑब्टेन करा तो क्वालिफाइड दूं या एडवर्स दूं, अगर एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया तो क्वालिफाइड दूं या डिस्क्लेमर दूं, आपको कंफ्यूजन है। सो इन दैट वेरी सिनेरियो, कंफ्यूज्ड, तो ये देखो, एबल टू ऑब्टेन एविडेंस, या नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंस। एबल टू ऑब्टेन एविडेंस तो इतना तो श्योर है क्वालिफाइड या एडवर्स रहेगा, तो आप लिख दो क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स ओपिनियन, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स ओपिनियन एज द केस में बी। नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंस, तो लिख दीजिए वहां पे क्वालिफाइड ऑब्लिक डिस्क्लेमर एज द केस में बी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, ठीक है ना। तो आई बिलीव कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसमें एक चीज और समझ लेना, फाइनली आप नोट डाउन करना, क्वालिफाइड ओपिनियन के डेफिनेशन में 2 पॉइंट आएगा, इतना तो क्लियर है। एबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस तब भी क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है, नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस तब भी हो सकता है। एडवर्स ओपिनियन के डेफिनेशन में सिर्फ 1 पॉइंट आएगा, एंड डिस्क्लेमर के डेफिनेशन में भी सिर्फ 1 पॉइंट आएगा। यानी क्वालिफाइड ओपिनियन कैन बी गिवन इन 2 सिनेरियोज, एडवर्स ओपिनियन कैन बी गिवन इन जस्ट 1 पार्टिकुलर सिनेरियो, एंड डिस्क्लेमर कैन अगेन बी गिवन इन जस्ट 1 पार्टिकुलर सिनेरियो। और ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना सर मॉडिफाइड ओपिनियन का, ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सर मॉडिफाइड ओपिनियन का, ये SS 705 में दिया हुआ है। दिस एंटायर कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू सी इन SS 705। अगर ऑडिट करते वक्त मैंने पाया कि कुछ चीजें सिग्निफिकेंट है, कुछ चीजें सिग्निफिकेंट है, राइट, ऑडिट करते वक्त मैंने पाया कि कुछ चीजें सिग्निफिकेंट है, बट मैं मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि मैनेजमेंट ने उसे करेक्टली डिस्क्लोज करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तब एज ऑडिटर मैं कैसे हाईलाइट करूंगा, उसके लिए भी ऑप्शन है मेरे पास। जैसे इसी पार्टिकुलर सिनेरियो में मैंने आपको बोला कि भाई मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मैंने मैनेजमेंट को बोला करेक्ट कर दीजिए, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया, तो मॉडिफाइड ओपिनियन। अब मान लीजिए यहां पे मैनेजमेंट करेक्टली डिस्क्लोजेस द सेम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं? द आंसर इज नो, मैं मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैनेजमेंट ने चीजों को सही ढंग से डिस्क्लोज कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो मॉडिफाइड ओपिनियन तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। बट मेरे को कहीं ना कहीं यूजर को हाईलाइट भी करना है, बताना भी है यूजर को, यार देखो इतना सिग्निफिकेंट मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट ने ठीक है करेक्टली डिस्क्लोज करा है, बट यू हैव टू बी अवेयर दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट देयर इज अ सिग्निफिकेंट पॉइंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑडिटर क्या कर सकता है सर? हाईलाइट
दोज इश्यूज या मिस स्टेटमेंट्स via की ऑडिट मैटर पैरा। एक की ऑडिट मैटर का कॉन्सेप्ट है जो अपन देखेंगे, और इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये कॉन्सेप्ट भी अपन आगे देखेंगे, और मे बी गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। ये सारा कुछ अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो भाई अगर मैनेजमेंट करेक्टली डिस्क्लोज कर रहा है चीजों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो अपन मॉडिफाइड ओपिनियन तो दे नहीं सकते, बट अगर यूजर को हाईलाइट करना है तो उसके लिए अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं। इंफोसिस ऑफ मैटर में डाल दो, की ऑडिट मैटर में डाल दो, गोइंग कंसर्न रिलेटेड इशू है तो गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में डाल दो, तो उसके लिए अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं। अभी आई बिलीव एकदम क्रिस्टल क्लियर है सर कि आप एज ए ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब दोगे। मॉडिफाइड की 3 कैटेगरीज हैं, वो 2 परिभाषा, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मेटलिटी, परवेसिवनेस। एंड अगेन आप देखोगे कि भाई मेटलिटी, परवेसिवनेस तो ठीक है, बट साथ में आप देखोगे कि सर 2 ऑल्टरनेटिव से एविडेंस ले पा रहा हूं तब 3 रास्ते हैं, एविडेंस नहीं ले पा एविडेंस ले पा रहा हूं तो 2 रास्ते हैं, क्वालिफाइड या एडवर्स। एविडेंस नहीं ले पा रहा हूं तब भी 2 रास्ते हैं, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। और कब कौन सा ओपिनियन मेरे को फॉर्म करना है, ठीक है। तो अब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बुक पे आ जाना, देखना जो कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया है ना, जितना अपन ने नोटिंग भी करा है, दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ऐसे 705 दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर। पूरे ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर का जान है ऐसे 705, दैट इज मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ऑब्जेक्टिव क्या है, बिना देखे बोलो और बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव को आप 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो।
कि अगर मैं एविडेंसेस ऑब्टेन कर पा रहा हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है, और अगर मैं एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा हूं तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो क्या मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि मैं कंक्लूड कर पाऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं। अगर है तो मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर नहीं है तो मॉडिफाइड ओपिनियन। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर? अब जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ये एक पार्टिकुलर टॉपिक है कि यार हर स्टैंडर्ड में सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। नो वन इज एवर गोइंग टू आस्क यू इन द एग्जाम कि बताओ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। So the objective of the auditor is to express clearly and appropriately modified opinion on the financial statement that is necessary when the auditor concludes based on audit evidences obtained that the financial statements as a whole are not free from material misstatements, or the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidences to conclude that the financial statements as a whole are free from material misstatements। ठीक है। उसके बाद आता है सर टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। तो तीन प्रकार के मॉडिफाइड ओपिनियन होते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन में कितना पॉइंट था? 2 पॉइंट था। पहला एविडेंस लिया तब, दूसरा एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाया तब। एविडेंस लिया तब वो कंक्लूड करेगा कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। और एविडेंसेस नहीं ले पाया तो इन दैट सिचुएशन पी पॉसिबल इफेक्ट देखेगा कि उस चीज का पॉसिबल इफेक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो क्वालिफाइड ओपिनियन, तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस ए क्वालिफाइड ओपिनियन। याद रखिएगा क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए सर 2 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है। पहला एविडेंसेस मिला उसके एंगल से, दूसरा एविडेंसेस नहीं मिला उसके एंगल से। तो द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस concludes that misstatements individually or in aggregate, misstatements चाहे individually हो या aggregate में हो फर्क नहीं पड़ता सर, misstatements ही होता है, are material but not pervasive to the financial statements, or the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidences on which to base the opinion। तो एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा जिसके आधार पे वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। बट द ऑडिटर कंक्लूड्स कि भैया जो पीई है पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, तो जो मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा उसका जो पीई है पोटेंशियल इफेक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव, एंड इफ इट इज मटेरियल बट परवेसिव तो वो डिस्क्लेमर हो जाएगा। तो ड्राफ्टिंग कैसे होगा? बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल, बिल्कुल शोले वाला स्टाइल कि भैया सब कुछ सही है, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है एक्सेप्ट फॉर दिस। तो इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन, ड्राफ्टिंग किस तरीके से होगा सर? इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर व्यू, मगर एक्सेप्ट फॉर कुछ रिजर्वेशंस होंगे हमारे, उन रिजर्वेशंस को दिखाने के लिए जो शब्द यूज करेंगे, जो वर्ड यूज करेंगे, दैट इज एक्सेप्ट फॉर। तो एक्सेप्ट फॉर दिस वेरी मैटर्स, एक्सेप्ट फॉर दिस वेरी मैटर्स, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड बाय 10 लाख रुपीज, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट few vouchers there are issues in few vouchers in the revenue part। तो एक्सेप्ट फॉर आप लिख दोगे और फिर क्या करोगे सर? बता दोगे कि किस कारण से अपन क्या कर रहे हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। तो in our opinion and to the best of information and explanation give except for the matters described in the basis for qualified opinion paragraph, the financial statements reflects true and fair view। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। उसके बाद आता है सर एडवर्स ओपिनियन। उसके बाद क्या आता है? एडवर्स ओपिनियन। तो एडवर्स के अंदर क्या हो गया सर? एक ही पॉइंट आएगा एडवर्स में, एक ही पॉइंट आएगा एडवर्स में। तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कंक्लूड्स दैट कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट ये मटेरियल भी हैं और परवेसिव भी हैं, मटेरियल भी हैं परवेसिव भी हैं। जैसे कि कोई सिग्निफिकेंट डाउट है गोइंग कंसर्न में और एंटिटी ने क्या कर दिया सर? ऑमिट कर दिया डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पूरा फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहा है ना, पूरा फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहा है। तो कंप्लीट पिक्चर इज मिसलीडिंग, कंप्लीट फाइनेंशियल्स आर मिसलीडिंग। सिग्निफिकेंट डाउट है गोइंग कंसर्न के बारे में, भाई तुम्हारा कंपनी बंद हो सकता है, तुम उसके बारे में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता नहीं रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्स ओपिनियन कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, उसका एक परवेसिव प्रभाव है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। एक ऐसा फ्रॉड का पता चला मेरे को, एक ऐसा फ्रॉड का पता चला, मान लो मैं रिलायंस को ऑडिट कर रहा हूं, मेरे को 500 सीआर का फ्रॉड का पता चल गया, मेरे को 500 करोड़ का फ्रॉड का पता चल गया, तो भैया वो फ्रॉड का न्यूज बाहर आ जाएगा, तो एकदम से क्या हो जाएगा सर? रिलायंस का जो शेयर है ना वो एकदम नीचे गिर जाएगा, राइट। तो वो जो पार्टिकुलर मिस स्टेटमेंट है वहां पे मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। तो ड्राफ्टिंग कैसे होगा सर? यहां पे कि अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू।
तो पहले इज्जत के साथ बोलेंगे इन ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ सो एंड सो इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। बात खत्म। और उसके बाद क्या आता है सर, डिस्क्लेमर आता है। तो डिस्क्लेमर में कितना पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट आएगा। और यहाँ पे बेस क्राइटेरिया क्या है, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन। और ऑडिटर क्या कंक्लूड कर रहा है सर कि जो पी है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो पीई है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। याद रखिएगा जब हम क्वालिफाइड एडवर्स की बात करेंगे सर, वहां डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, क्योंकि वहां मैंने एविडेंसेस लिया है, मैंने मिस स्टेटमेंट्स पाया है। लेकिन जब मैं डिस्क्लेमर की बात करूंगा तो सर मुझे एविडेंस नहीं मिल पाया, यानी कि हम अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं सर, जो मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं बट मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं उनको अपने ऑडिट प्रोसीजर से। The auditor shall disclaim an opinion when the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion, and the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements, if any, could be both material and pervasive. Example दिया हुआ यहाँ पे, auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about the financial information of a joint venture investment that represents over 90% of entities assets. तो एक जॉइंट वेंचर के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो रिप्रेजेंट कर रहा है 90% ऑफ एंटिटीज एसेट्स, और सोचो उसी का एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, तो भैया 90% जो मेन एरिया में उसका एविडेंस नहीं दे पा रहा, तो इन दैट सिचुएशन मेरे पास रास्ता ही नहीं है भाई, मैं क्या करूंगा, डिस्क्लेम करूंगा। मैं क्या करूंगा, डिस्क्लेम करूंगा। ठीक है। और ये एग्जांपल भी ना आईसीए के स्टडी मैट का ही है। ड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लेमर, तो ड्राफ्टिंग में क्या बोलेंगे अपन कि सब भैया मैं एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा, अकॉर्डिंगली मैं ओपिनियन फॉर्म ही नहीं कर रहा, मैं एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा, अकॉर्डिंगली मैं ओपिनियन फ्रेम ही नहीं कर रहा। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू राइट इन योर ओपिनियन पैराग्राफ जब हम डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि भैया मैं एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाया, उस वजह से मैं ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा हूं। तो देखना, रीड करना, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। अब ड्राफ्टिंग किस तरीके से होगा यहाँ पे कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन, अकॉर्डिंगली वुड डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अकॉर्डिंगली हम ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। तो देखना यहाँ पे, समझना एक चीज को कि जब मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाता हूं ना, व्हेन आई ड्राफ्ट एन ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करते हुए एक ओपिनियन पैराग्राफ होता है जिसके अंदर मैं क्या करता हूं सर, ओपिनियन बताता हूं मेरा कि भैया ओपिनियन क्या है। और दूसरा एक बेसिस फॉर माय ओपिनियन भी होता है। क्या होता है, बेसिस फॉर ओपिनियन भी होता है कि मेरा ओपिनियन का बेसिस क्या है। तो ओपिनियन पैराग्राफ में तो ओपिनियन बता दिया कि मेरा ओपिनियन क्या है भाई, क्वालिफाइड है, एडवर्स है, क्या है। और अगर डिस्क्लेमर है तो मैं बता दूंगा वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, क्योंकि डिस्क्लेमर में तो अपन ओपिनियन फ्रेम करते हैं नहीं। और जो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ है ना, इसका नाम अपन खाली चेंज कर देंगे, नामकरण कर देंगे। अगर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन है, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो अपन लिख देंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। सिमिलरली एडवर्स, सिमिलरली डिस्क्लेमर। और यहां रीजंस बता देंगे कि भाई मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो क्यों दिया, एडवर्स दिया तो क्यों दिया, या डिस्क्लेमर दिया तो क्यों दिया। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एक ओपिनियन पैरा होता है, एक बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ होता है। ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यार क्वालिफाइड, एडवर्स या अनमॉडिफाइड क्या है, और अगर डिस्क्लेमर दिया तो हम लोग बता देंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर वी स्पेसिफाई द रीजन एंड हेडिंग अकॉर्डिंगली होगा। क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड, या फिर बेसिस फॉर एडवर्स, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। एक चीज सर यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, देखिएगा अगर ना सपोजिंगली वी कैनॉट एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, मान लीजिए मैं क्या नहीं कर सक रहा हूं सर, मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा हूं। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा हूं, क्योंकि मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बट देयर इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट
वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कैलकुलेशन में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, कुछ एम्बिगिटीज है, तो कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन फॉर द सेम बिकॉज डिस्क्लोजर तो मैनेजमेंट ने प्रॉपरली दे रखा है। तो उसके लिए लॉ कहता है ना कि यू कैन इंक्लूड की ऑडिट मैटर। क्या कहता है लॉ? यू कैन इंक्लूड की ऑडिट मैटर। अब की ऑडिट मैटर क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो यार कि ऑडिट करते वक्त कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑडिट करते वक्त कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और मेरे को लगता है कि यूज़र को बताना चाहिए, बट मैं मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता, तो लॉ मेकर कहता है आप की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है। अब एक चीज़ समझना, अब एक चीज़ समझना, अगर मैंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, इसका मतलब मैं एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं। तो अगर मैंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, इसका मतलब मैं इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, मुझे एविडेंसेस मिला ही नहीं, तो मैं ये भी कैसे बता सकता हूं कि भाई देयर इज सम की ऑडिट मैटर? लॉजिकली समझ रहे हो? तो एक होता है कि भाई अगर अपन किसी मैटर पे मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते बट वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉ कहता है कि आप की ऑडिट मैटर्स पैरा में उसको इंक्लूड कर दीजिए, एक की ऑडिट मैटर्स बोल के होगा उसमें इंक्लूड कर दीजिए। आप बताइए कि ओके रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक की मैटर में मेरे को मिला, एंड मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स वहां पे परफॉर्म करे, मैंने किस प्रकार से एविडेंसेस लिए। तो की ऑडिट मैटर का ऑब्जेक्टिव भी वही होता है कि मेरे को ना यहाँ पे इश्यू बताना होता है, प्लस मेरे को मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स बताने होते हैं कि भाई मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करा, और प्लस मेरे को एविडेंसेस वगैरह के बारे में बताने होते हैं कि किस तरीके से मैंने एविडेंसेस वगैरह ऑब्टेन करा। तो भाई अगर मैंने डिस्क्लेमर इशू करा है तो इसका मतलब तो मेरे को एविडेंसेस मिला ही नहीं। तो इन दैट सिचुएशन अगर आप डिस्क्लेम कर रहे हो तो आप की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ये बात अगर अभी आधा भी समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब अपन की ऑडिट मैटर का स्टैंडर्ड करेंगे 701 तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो व्हेन ऑडिटर issues disclaimer, डोंट इंक्लूड की ऑडिट मैटर पैरा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या समझ में आया सर आपको कि एक तो ओपिनियन पैरा होता है, एक बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा होता है। ओपिनियन पैरा की बात करें सर तो क्वालिफाइड ऑब्लिक एडवर्स एंड डिस्क्लेमर में हम लिख देंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा होता है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जारी करा तो बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन होगा, एडवर्स दिया तो बेसिस फॉर एडवर्स होगा, डिस्क्लेमर दिया तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर होगा, वहां रीजंस बता देंगे। अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर देंगे, जहां पे बताएंगे भैया दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज ए की ऑडिट मैटर एंड दिस आर द प्रोसीजर्स आई परफॉर्म्ड, दिस आर द एविडेंसेस आई ऑब्टेन्ड। बट अगर मैं डिस्क्लेम कर रहा हूं तो भाई एकदम लॉजिकल सी बात है कि मैं वहां पे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं कर सकता। जितना समझ में आया उतना ठीक है, बाकी 701 में समझ लेना, जो की ऑडिट मैटर का स्टैंडर्ड है वहां समझ में आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन सर एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला पोर्शन।
परवेसिव का मतलब दिया हुआ है कि परवेसिव होता क्या है। तो परवेसिव का देसी मतलब मैंने क्या बताया था कि भाई पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्प्रेड है। मतलब वो जो मिस स्टेटमेंट है ना, वो रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या रिप्रेजेंट करता है सर? सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो किसी पार्टिकुलर आइटम या किसी पार्टिकुलर एलिमेंट या किसी पार्टिकुलर अकाउंट में कन्फाइंड नहीं है। It is affecting substantially the whole of the enterprise. It is affecting substantial portion of the financial statements. तब जाकर अपन उसे बोलते हैं कि pervasive। तो pervasive का मतलब क्या होता है सर? Pervasive is a term used in the context of misstatements to describe the effects on the financial statements of misstatements or the possible effects on the financial statements of misstatements, if any they are undetected due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidences. Pervasive evidence on the financial statements are those that, in the auditor's judgment, are not confined to specific elements, accounts, or items of the financial statement. If so confined, represent or could represent a substantial proportion of the financial statements. और इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। तो आपको क्या ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत है? नहीं, इस डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये किसी स्पेसिफिक एलिमेंट तक कन्फाइंड नहीं है, स्पेसिफिक अकाउंट तक कन्फाइंड नहीं है, सब्सटेंशियली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। Pervasive, therefore, is that which is not localized to any one or two elements of financial statements, but the impact is across various elements. तो एक दो elements of financial statement तक उसका जो प्रभाव है वो सीमित नहीं है, वो पूरे financial statements को as a whole क्या कर रहा है सर? इम्पैक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। For example, if sufficient appropriate audit evidence is not available for say January, but other elements are properly supported by documentary evidences, but the non-availability of information on inventory is localized to possible investments of inventory, but no impact on other elements like trade receivables, PPE, loans, trade payables. तो इन्वेंट्री में दिक्कत है साहब, बट इन्वेंट्री का इम्पैक्ट बाकी सब एरियाज में नहीं जा रहा, ट्रेड रिसीवेबल, PPE, लोन्स, ट्रेड पेबल सब में नहीं जा रहा। तो यहाँ पे ये परवेसिव नहीं है। तो ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट आएगा जो सिर्फ पर्टिकुलरली इन्वेंट्री से कंसर्न है, तो वहां पे अपन क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, एडवर्स ओपिनियन नहीं देंगे, क्योंकि वो परवेसिव नहीं है। वो क्या नहीं है सर? परवेसिव नहीं है। अब जो चीज आपको मैंने समझाया था उसी को समराइज करके ना यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स टू बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन शुड बी यूज्ड बाय द ऑडिटर। तो ये मैट्रिक्स अपन ने एग्जैक्टली आईसीएस स्टडी मैट से ही उठाया है। नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, कौन से मैटर्स हैं जो मॉडिफिकेशन की वजह बन रहा है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटरली मिसस्टेटेड है, मैं एविडेंसेस ऑब्टेन कर पा रहा हूं और कंक्लूड कर पा रहा हूं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटरली मिसस्टेटेड है। और दूसरा, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। और दूसरा आता है सर यहाँ पे ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि ऑडिटर का जजमेंट क्या है। अब जजमेंट दो चीजों पे डिपेंड करेगा सर, मैटरल है बट परवेसिव नहीं है, मैटरल है एंड परवेसिव है। अब इनको कनेक्ट कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैटरली मिसस्टेटेड है, तो अगर यहाँ पे इम्पैक्ट मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। इम्पैक्ट मटेरियल है, परवेसिव एडवर्स ओपिनियन देगा। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो अगर इसका इम्पैक्ट मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। एंड अगर इसका इम्पैक्ट मटेरियल है और परवेसिव भी है तो डिस्क्लेमर देगा। तो समथिंग दैट वी ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट, जिसको हमने रिस्क मैट्रिक्स बोला, जिसको हमने मैट्रिक्स बोला कि अपन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। अब यहां पे कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। The auditor may conclude that based on the evidences available, the financial statements as a whole are not free from material misstatement that may be due to the following reasons. तो ऑडिटर कब कब कंक्लूड कर सकता है कि सर बेस्ड ऑन एविडेंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो एग्जांपल्स दिया हुआ है खाली कि सर अकाउंटिंग पॉलिसीज इनएप्रोप्रिएट है, आपन ने अकाउंटिंग पॉलिसीज गलत चूज किया है, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करा है, एफआरएफ फॉलो नहीं हो रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, एफआरएफ के द्वारा जो डिस्क्लोजर्स चाहिए था वो डिस्क्लोजर्स नहीं है। तो अगर एफआरएफ फॉलो नहीं हो रहा, अकाउंटिंग पॉलिसीज एफआरएफ के हिसाब से नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज गलत सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो दिस आर जस्ट एग्जांपल्स, सिर्फ एग्जांपल्स दिया, ठीक है ना। और एग्जांपल्स में यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज को बेस माना है और यहाँ पे एफआरएफ को बेस माना है कि एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी गलत चूज कर लिया, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कर लिया सर? गलत चूज कर लिया, एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीबी कर लिया, फीफो की जगह लीफो कर लिया।
अकाउंटिंग पॉलिसीज एफआरएफ के हिसाब से नहीं है। एफआरएफ बोलता है कि भाई इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कंपनी कर रही है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर, या डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ इज नॉट गिवन। दूसरा, ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एसडब्ल्यूए टू कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ऑडिटर एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, क्यों ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, क्यों ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, क्या क्या वजह हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट भी है कि सर क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या रीजंस हो सकता है सर कि और एविडेंसेस ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा। एक तो मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है मेरे काम पे, अरे मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है डेटर्स से, मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है, बट मैनेजमेंट मेरे को डेटा का कोई डिटेल्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहा जिससे मैं जाके क्या कर सकूं, डेटर से कंफर्मेशन ले सकूं। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है सर, लिमिटेशन लगा रहा है मेरे काम पे। मैनेजमेंट में कितने दिनों से फाइल मांग रहा हूं, मैनेजमेंट मेरे को फाइल्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, मैनेजमेंट मेरे को डेटर्स का डिटेल्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहा कि मैं उनसे कंफर्मेशन ले सकूं। तो लिमिटेशन मैनेजमेंट लगा रहा है जिसकी वजह से मैं क्या नहीं कर पा रहा सर, एविडेंसेस नहीं ले पा रहा। दूसरी चीज सर, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन नहीं लगाया है बट हालात ऐसे हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि वहां पे एक लिमिटेशन बन गया है कि मैं ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जो इनकम टैक्स रिकॉर्ड था ना, इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स था ना, उसको चूहे खा गया। जस्ट इमेजिन, इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स गोडाउन में रखा हुआ है, चूहे खा गए, या आईटी सिस्टम में रखा हुआ, आईटी रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए, उसका कोई बैकअप नहीं है, पूरा कंपनी में आग लग गया, पूरा जो स्टोर रूम है उसमें आग लग गया, या जिस आईटी सिस्टम जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं जहां अपन ने बैकअप रख के रखा था वहां आग लग गया, कंपनी ने कोई फर्दर बैकअप ही नहीं रखा हुआ है। ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो वहां पे मैनेजमेंट लिमिटेशन नहीं लगा रहा, हालात लिमिटेशंस लगा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अपन क्या नहीं कर पा रहे सर, एविडेंसेस नहीं ले पा रहे। और तीसरा, सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क। सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू नेचर एंड टाइमिंग्स ऑफ ऑडिटर्स वर्क। मेरा जो ऑडिट वर्क है, मेरा नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा ही है कि भाई मैं सर्टेन सिचुएशंस में एविडेंसेस नहीं ले पाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं किसी माइनिंग कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं, मैं किसी माइनिंग कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं और मेरे को माइन में जाकर क्या करना है सर, एविडेंस लेना है। तो क्या मैं अपने जान को खतरे में डाल के वहां पे माइन में जाके एविडेंसेस लूंगा? मोस्ट लाइकली नो, मैं नहीं लूंगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली मेरा नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि अकॉर्डिंगली मैं क्या नहीं कर पा रहा सर, एविडेंसेस नहीं ले पा रहा। तो तीन कारण हो सकते हैं कि मैं एविडेंसेस नहीं ले पा रहा। पहला क्या हो रहा है सर कि मैनेजमेंट लिमिटेशन इंपोज कर रही है, मैनेजमेंट क्या नहीं कर रही सर, मेरे को रिकॉर्ड नहीं दे रही, मैनेजमेंट क्या नहीं कर रहा सर, मेरे को एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रहा, डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। दूसरा, हालात लिमिटेशन इंपोज कर रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस लिमिटेशन इंपोज कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और तीसरा, सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, कि हमारा ऑडिट वर्क ही ऐसा है सर कि उसकी वजह से अपन कुछ एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। सिंपल है, एक बार रीड कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखना सर, देयर आर सम स्पेशल कंसिडरेशंस जो अपने को ध्यान रखना है जब अपन क्वालिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग करें, या एडवर्स ओपिनियन की ड्राफ्टिंग करें, या डिस्क्लेमर की ड्राफ्टिंग करें। अब स्पेशल कंसिडरेशन में कुछ नहीं है सर, इतना ही है कि याद रखना फ्रेमवर्क दो प्रकार के होते थे, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो स्पेशल कंसिडरेशन में खाली इतना ही बताया है कि जब मैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्टिंग करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, और अगर मैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्टिंग करूंगा तो कैसे करूंगा। दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी एक टिप बताया था कि फेयर प्रेजेंटेशन वर्ड फ्रेमवर्क में ना अपन यूज करते हैं ट्रू एंड फेयर। अपन बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फेयरली प्रेजेंटेड, जबकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अपन ट्रू एंड फेयर यूज नहीं करते, अपन फेयरली प्रेजेंटेड वर्ड यूज नहीं करते। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो स्पेशल कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो स्पेशल कंसिडरेशन रिक्वायर्ड व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तभी जाकर वो क्या कर रहा है सर, क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है। और साथ ही साथ परवेसिव नहीं है, मतलब वो एक्सेप्ट फॉर वाला फ्रेज आएगा। द ऑडिटर शैल स्टेट दैट इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है सर क्वालिफाइड ओपिनियन में। द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड सेक्शन व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद ए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, जब अपन रिपोर्ट कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, इन अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, मतलब फेयरली प्रेजेंट हो रहा है या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करें तो एफआरएफ के हिसाब से बना है। दैट्स इट, फेयरली प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड गायब हो जाएगा, अपन सीधा बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से बना है। तो स्पेशल कंसिडरेशन अपने को क्या करना है सर, दोनों तरीके से बताना है कि जब अपन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे तब कैसे करेंगे, अगर अपन कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे तब कैसे करेंगे।
तो when modified in accordance with a fair presentation framework in accompanying financial statements, present fairly in all material respects or give a true and fair view in accordance with the applicable FRF. Or when reporting in accordance with the compliance framework, the accompanying financial statements have been prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF. So when the modification arises from the inability to obtain sufficient appropriate audit evidences, the auditor shall use the correspondence phrase except for the possible effects of the matter for the modified opinion. तो क्या मतलब हो गया सर यहाँ पे? तो देखना ध्यान से, मैंने क्या बताया था, क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर ना एक्सेप्शन क्रिएट करता है ऑडिटर. क्या करता है सर? एक्सेप्शन क्रिएट करता है ऑडिटर. एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करता है? एक्सेप्ट फॉर वर्ड यूज करके एक्सेप्शन क्रिएट करता है. अब देखना सर, अगर मैं एविडेंसेस ऑब्टेन कर पा रहा हूं तब तो मैं लिख रहा हूं कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड सेक्शन. लेकिन सोचो कि अगर मैं एविडेंसेस ऑब्टेन ही नहीं कर पा रहा तो मेरे को मैटर का इफेक्ट तो पता ही नहीं ना, मेरे को एक्चुअल इफेक्ट तो पता ही नहीं. तो यहां पे ये फ्रेज चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर. एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर. तो एक्सेप्ट फॉर इज द जनरल फ्रेज दैट वी यूज व्हेन वी एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन. अब क्वालिफाइड ओपिनियन अपन दो सिचुएशन में दे सकते हैं, एविडेंस लिया तो या एविडेंस नहीं ले पाए तो. एविडेंस लिया तो अपन बोलेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अगर नहीं ले पाए तो बोलेंगे एक्सेप्ट फॉर द पोटेंशियल इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन. आई बिलीव इट इज क्लियर. स्पेशल कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एडवर्स. तो अब यहां पे क्या होगा सर? Whenever the auditor expresses an adverse opinion, the auditor shall state that in the auditor's opinion, because of the significance of matter described in the basis for adverse opinion section. ठीक है. अब वापस से जब अपन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे तब कैसे करेंगे, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे तब कैसे करेंगे. अब यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर वाला फ्रेज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन है, यानी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है. तो अपन बोलेंगे दे डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू. So when reporting in accordance with a fair presentation framework, the accompanying financial statement do not present fairly or give true and fair view in accordance with the applicable FRF. और अगर compliance framework यूज हो रहा है तो अपन ये fairly present वाला शब्द यूज नहीं करेंगे, सीधा सीधे बोलेंगे accompanying financial statements are not as per FRF. ठीक है, एकदम लॉजिकल चेंजेस है. बिलीव आप एडजस्ट कर पा रहे हो, इसको रटने का जरूरत नहीं है. यू आर एबल टू एडजस्ट इट, राइट. उसके बाद स्पेशल कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डिस्क्लेमर. अब अगर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, यानी कि व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ड्यू टू द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा? भैया मैं कोई ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा हूं, मैं कोई ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा हूं. अब मैं बोलूंगा बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो कि बेसिस फॉर डिस्क्लेमर पैरा में दिया हुआ है. बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ मैटर पैरा में दिया हुआ है, मैं एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर ही नहीं पाया, मैं ओपिनियन एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया. तो यहां मैं क्या बोलूंगा? सर मैं ओपिनियन एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया, मैं एविडेंसेस ले ही नहीं पाया. तो यहां पे वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करने का नीड ही नहीं है. तो when the auditor disclaims an opinion due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidences, state that the auditor does not express an opinion on the accompanying financial statements. State that because of the significance of the matter described in the basis for disclaimer of opinion para, the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidences to provide an opinion. ठीक है. और यहां पे अपने को ऐसा 700 भी अमेंड करना होगा. ऐसा 700 में भी अपने स्टेटमेंट को अमेंड करना होगा. क्या करना होगा सर? ऐसा 700 में भी अपने स्टेटमेंट को अमेंड करना होगा. क्यों अमेंड करना होगा? क्योंकि वहां बोला हुआ है कि मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, बट अब मेरे को वहां बोलना पड़ेगा कि भाई मैं ओपिनियन एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया, मैं ओपिनियन एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया, मैं तो ऑडिट कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं. तो ऐसे 700 में बोला है कि अपन लिखते हैं कि मेरा काम ऑडिट करना है, मेरा काम ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, बट अब क्योंकि मैं डिस्क्लेमर जाहिर कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? भाई मैं ऑडिट कर ही नहीं पाया, मैं ओपिनियन एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया. और अगर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं तो मेरे रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर नहीं आएगा. अगर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं तो मेरे रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर नहीं आएगा. तो स्पेशल कंसिडरेशंस हो गया फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फॉर एडवर्स फॉर डिस्क्लेमर. तो अगर आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछता है ना स्पेशल कंसिडरेशंस क्या रहेगा क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए, एडवर्स के लिए, डिस्क्लेमर के लिए, तब अपने को ये वाला पार्ट लिखना है. ठीक है ना, तब अपने को ये वाला पार्ट लिखना है. अगर आपसे पूछता है कि बताओ भाई मॉडिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन कब देगा, एडवर्स कब देगा, डिस्क्लेमर कब देगा, तब अपने को वो ऊपर वाला एरिया लिखना है पूरा.
और आप दोनों को कंसोलिडेट करके भी लिख सकते हो। अगर एटलीस्ट 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है किसी ओपिनियन के ऊपर तो आप दोनों को कंसोलिडेट करके भी लिख सकते हो। अब देखना सर, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, consequence of an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence due to management imposed limitation after the auditor has accepted the engagement। ठीक है, तो मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मैनेजमेंट मेरे काम पे लिमिटेशन लगा रहा है। पहले तो बोला था ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए, हम आपको सारा एक्सेस देंगे, सारा इंफॉर्मेशन देंगे, सारा डॉक्यूमेंट्स देंगे, लेकिन अब क्या कर रहा है सर, वो लिमिटेशन लगा रहा है। तब मैं क्या करूं? अब देखना, ये पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है ना, सर, ये ऐसे 210 में अपन देखने वाला है, ऐसे 210 में देखने वाला है। ये सेम कॉन्सेप्ट ऐसे 210 में भी दिया हुआ है एंड 705 में भी दिया हुआ है, बट 210 में ना अपने को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा इसके ऊपर। दिस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट वी हैव टू सी इन ऐसे 210। अभी के लिए खाली इतना याद रखो यार, मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रहा है मेरे काम को एक्सेप्ट करने के बाद, तो मैनेजमेंट के सामने मैं हाथ जोड़ूंगा और हाथ जोड़ के मैनेजमेंट से निवेदन करूंगा, मैनेजमेंट प्लीज मेरा लिमिटेशन हटा दीजिए। अब अगर मैनेजमेंट मेरा लिमिटेशन नहीं हटाता है तब मैं देखूंगा कि भाई मेरे को क्या करना है। अगर मैनेजमेंट मेरा लिमिटेशन नहीं लगाता है तो यानी जो ऑडिट प्रोसीजर मेरे को वहां परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव सोचूंगा, मैं कुछ ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। क्या करूंगा? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो विड्रॉवल के बारे में सोचूंगा, डिस्क्लेम करने के बारे में सोचूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेट अस से मेरे को ना स्टॉक का रिकॉर्ड जाके चेक करना है। अब किसी कारण से मैं स्टॉक का रिकॉर्ड जाके चेक नहीं कर पा रहा, पर्सनली वेरीफाई नहीं कर पा रहा, मैनेजमेंट मेरे को करने नहीं दे रहा, तो मैं स्टॉक स्टेटमेंट चेक करूंगा, ऑल्टरनेटिव रिकॉर्ड्स प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, स्टॉक स्टेटमेंट भी चेक नहीं कर पा रहा, तो इन दैट सिचुएशन या तो मैं क्या करूंगा सर, डिस्क्लेम करूंगा या मैं विड्रॉल के बारे में सोचूंगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बट फिलहाल ये अपने को नहीं देखना, ये अपने को देखना है ऐसे 210 करते हुए, ऐसे 210 करते हुए। अब देखना एक आखिरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि टेक्निकली ऐसा 705 का पार्ट ही नहीं है। मतलब तुम ये समझ सकते हो कि वी हैव कंप्लीटेड ऐसा 705, अपने ऐसा 705 कंप्लीट हो चुका है। एक एडिशनल टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, और शायद आपको किसी टीचर की बुक में जल्दी से ये टॉपिक नहीं मिलेगा। तो ये टॉपिक मैं आपको क्यों करा रहा हूं सर, बिकॉज ये आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ इन द न्यू सिलेबस। सो दे हैव टेकन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर, जो पहले हुआ करता था आपके सिलेबस में। तो उस पार्टिकुलर चैप्टर से इन्होंने एक्सट्रैक्ट लिया है। सेबी लोडर रेगुलेशंस के कुछ गाइडलाइंस हैं, दैट इज सेबी लिस्टेड ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के कुछ गाइडलाइंस हैं, राइट, रिगार्डिंग द विड्रॉवल ऑफ ऑडिटर, रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो उन गाइडलाइंस को इन्होंने ऐसा 705 में इंक्लूड करा। सो टेक्निकली इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऐसा 705, बट मॉड्यूल में आपका क्या कह रहा है कि ऐसा 705 में इस चीज को इंक्लूड करा है, बोलकर आपको भी मैं 705 के साथ पढ़ा रहा हूं। बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा 705 को रेफर नहीं करना है, यू डोंट हैव टू रेफर, यू हैव टू रेफर द सेबी लोडर रेगुलेशंस, ठीक है ना। तो देखना एकदम सिंपल सा टॉपिक है। व्हेन द ऑडिटर डिसाइड्स टू विड्रॉ, before withdrawing, the auditor shall communicate those charged with governance any matters regarding misstatements identified during the audit that would have given rise to a modification of the opinion। मान लो मैं साल के बीच में कर रहा हूं, मैं विड्रॉ करके जा रहा हूं, ठीक है, मैं विड्रॉ करके जा रहा हूं, मैं रिजाइन करके जा रहा हूं। अब ऐसे 210 मेरे को राइट देता है, मेरे को हक देता है कि मैं चाहूं तो विड्रॉ कर सकता हूं, मैं रिजाइन कर सकता हूं। अब विड्रॉ करते वक्त मान लो कुछ मेरे को ऐसी मटेरियल बातें पता चलती हैं, ऐसी मिस स्टेटमेंट्स पता चलती हैं जो कि मटेरियल है, जिनका मटेरियल प्रभाव है। यानी कि अगर मैंने रिपोर्ट इशू करा होता तो मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया होता, तो मेरे को दो स्टार्स गवर्नेंस को बता के जाना पड़ेगा कि भैया मैं तो विड्रॉ करके जा रहा हूं, बट दिस आर द मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड बाय मी ड्यूरिंग माय ऑडिट। एंड अगर मैंने रिपोर्ट इशू करा होता तो मैंने अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करा होता, ठीक है। तो ये चीज मेरे को दो चार्जेस गवर्नेंस को बतानी होगी, एकदम सिंपल सी चीज है। अब सर यहां पे सेबी लोडर रेगुलेशंस कहता है, सेबी लोडर रेगुलेशंस यानी सेबी लिस्टेड ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रेगुलेशंस कहता है, जो कि लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर लगता है कि आप इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो, आप यूं ही साल के बीच में नॉर्मली रिजाइन करके नहीं जा सकते हो बिफोर गिविंग द ऑडिट रिपोर्ट।
तो सेबी लोडर रेगुलेशंस कहता है कि अगर आपने सर्टेन नंबर ऑफ डेज आपने सर्टेन नंबर ऑफ डेज एक क्लाइंट का ऑडिट करा है, आपने सर्टेन नंबर ऑफ डेज एक क्लाइंट का ऑडिट करा है, तो आपको ना अकॉर्डिंगली उतने पीरियड का ऑडिट रिपोर्ट इशू करके जाना रहेगा। क्या करना रहेगा? आपको उतने पीरियड का ऑडिट रिपोर्ट इशू करके जाना रहेगा। तो बेसिकली सेबी लोडर रेगुलेशंस क्या कहता है देखना, The listing agreement and the Securities and Exchange Board of India's directive on the resignation of auditor does not permit withdrawing from the engagement without issuing the audit oblique the review report। ठीक है, तो लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर रिव्यू की रिक्वायरमेंट्स भी एप्लीकेबल होती हैं। लिस्टेड एंटिटीज को क्या करना पड़ता है? क्वार्टरली बेसिस में ना रिव्यू रिपोर्ट भी स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना पड़ता है। अब सेबी लोडर रेगुलेशंस क्या कहता है सर कि भाई एक एंगेजमेंट का अगर मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है या मैंने रिव्यू असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, यानी एक मेरा रिश्ता डेवलप हो गया उस कंपनी के साथ। अब अगर मैं साल के बीच में ऑडिट छोड़ के जा रहा हूं, साल के बीच में रिजाइन करके जा रहा हूं और मैं कोई रिपोर्ट इश्यू ना करूं, तो क्या होगा सर कि इन्वेस्टर्स का ना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, एंड वहां पे जो इकोनॉमी है वो पैनिक कर जाएगी, जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी। एंड मैं क्या नहीं करूंगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई नहीं करूंगा। सो दैट इज वाई मेरे को ना एटलीस्ट जिस क्वार्टर तक मैं था, लॉजिकल सी चीज है यार, एटलीस्ट जिस क्वार्टर तक मैं था, जिस क्वार्टर तक का मैंने ऑडिट किया था, कम से कम उस क्वार्टर का तो ऑडिट रिपोर्ट मेरे को इश्यू करके जाना चाहिए। जिस क्वार्टर तक मैं था, जिस क्वार्टर तक मैंने रिव्यू किया था, एटलीस्ट इस क्वार्टर तक का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट तो मेरे को इश्यू करके जाना चाहिए। दैट इज व्हाट द सेबी लोडर सेज। अब देखना यहां पे क्या कहता है सेबी लोडर रेगुलेशंस। अब एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं बताइए? एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं सर? 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल से मार्च का अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया। फिर 1 जुलाई से आपका जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक आपका सेकंड क्वार्टर हो गया। फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर आपका थर्ड क्वार्टर हो गया। एंड 1 जनवरी टू 31 मार्च आपका फोर्थ क्वार्टर हो गया। एकदम लॉजिकल डिवीजन है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में अपना कितना होता है सर? 4 क्वार्टर्स होता है। अब यहाँ पे सेबी लोडर की गाइडलाइंस क्या कहती हैं सर? अगर आपने एक क्वार्टर खत्म होने के बाद 45 डेज, एक पार्टिकुलर क्वार्टर खत्म होने के बाद अगर आप विद इन 45 डेज रिजाइन करके चले जाते हो, तो आपको सिर्फ उस पार्टिकुलर क्वार्टर का ना रिपोर्ट इशू करके जाना है। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर क्वार्टर खत्म हो गया, मान लीजिए 30 जून को फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो गया। उसके बाद विद इन 45 डेज, मतलब जुलाई का 30 दिन, जुलाई का 31 डेज, एंड अगेन अपना अगस्त का 15 डेज। ठीक है, अगस्त का 14 डेज। तो यानी कि वहां पे अगर हम लोग बात करें सर, तो 14 अगस्त तक अगर मैं रिजाइन करके चले जाता हूं, तो भाई मेरे को ना फर्स्ट क्वार्टर का ऑडिट रिपोर्ट या फर्स्ट क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट रिलीज करके जाना है। मेरा सेकंड क्वार्टर का ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं रिजाइन करके जाता हूं आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, यानी वो 45 डेज के बाद काम कर रहा हूं, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो गया, उसके बाद भी 45 दिन चले गए, मतलब आधा क्वार्टर और खत्म हो गया, और उसके बाद मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो लॉ कहता है अरे ऑडिटर तू फर्स्ट क्वार्टर तक तो बैठा हुआ था, उसके बाद 45 दिन बैठा हुआ था, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद तू रिजाइन करके जा रहा है, यानी अगले क्वार्टर का भी आधा से ज्यादा समय तू खा चुका है। सो इन दैट वाले सिचुएशन तुम सेकंड क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज किए बिना नहीं जा सकते, तुमको सेकंड क्वार्टर का भी रिपोर्ट रिलीज करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वार्टर का तो रिपोर्ट रिलीज करना ही पड़ेगा, अब सेकंड क्वार्टर का भी रिपोर्ट रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर अगर मैं रिजाइन करके चला जाता हूं, तो मेरा रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली फर्स्ट क्वार्टर तक सीमित रहेगा। मेरे को फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट इशू करके जाना है, ऑडिट रिपोर्ट या फिर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट एज द केस में भी एप्लीकेबल। आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर अगर मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, तो मेरे को फर्स्ट क्वार्टर प्लस सेकंड क्वार्टर दोनों का रिपोर्ट रिलीज करके जाना है। और लॉ कहता है कि ऑडिटर साहब अगर आप पहले तीनों क्वार्टर ही साइन कर चुके हैं, पहले तीनों क्वार्टर का रिपोर्ट आप साइन कर चुके हैं, पहले तीनों क्वार्टर का रिपोर्ट आप इशू कर चुके हैं, तो भैया अब फोर्थ क्वार्टर के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच के कहां जाते हैं? क्या नए ऑडिटर को बुलाकर हम पूरे साल का दोबारा ऑडिट कराएंगे? 3 क्वार्टर का ऑडिट ऑलरेडी आप कर चुके हो, उसके बाद सिर्फ 1 क्वार्टर के लिए हम नए ऑडिटर को बुला के क्या पूरे साल का दोबारा ऑडिट कराएंगे? नहीं, आप पूरा फुल फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रिपोर्ट इशू करके जाइए। आप फुल फाइनेंशियल ईयर का क्या करिए सर? ऑडिट रिपोर्ट इशू करके जाइए। यानी कि अगर मेरे को बचना है, एक भी पार्टिकुलर क्वार्टर का ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करना है, तो आई हैव टू रिजाइन। कब करना पड़ेगा मेरे को रिजाइन? बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर।
बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर, कि पहला क्वार्टर खत्म ही नहीं हुआ, 30 जून से पहले ही मैं रिजाइन करके चला गया, तब ऑडिट रिपोर्ट मेरे को इशू नहीं करना, तब कोई ऑडिट रिपोर्ट मेरे को इशू नहीं करना। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर के बाद कर रहा हूं तो भैया मेरे को ऑडिट रिपोर्ट इशू करना ही रहेगा। अब सिर्फ एक क्वार्टर का करना रहेगा या सिर्फ 2 क्वार्टर का करना रहेगा या फिर फुल फाइनेंशियल ईयर का करना रहेगा, वो मेरे को देखना होगा। क्लियर है जी? तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर अगर मैं रिजाइन करके चला जाता हूं तो ऑडिट रिपोर्ट या लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फर्स्ट क्वार्टर का मेरे को इश्यू करना रहेगा। आफ्टर 45 डेज करके जाता हूं रिजाइन तो दोनों क्वार्टर्स के करने होंगे, और फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का अगर मैं रिपोर्ट साइन कर चुका हूं उसके बाद रिजाइन करता हूं तो फुल फाइनेंशियल ईयर का मेरे को इश्यू करना रहेगा। यानी अगर मैं रिजाइन करता हूं बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर तो ऑडिट रिपोर्ट मेरे को इश्यू नहीं करना, वो ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर नहीं आता है, ठीक है ना? वो ऑडिट रिपोर्ट वो ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर नहीं आता है। अब ये रिक्वायरमेंट कैसे 705 का है? नहीं, ये रिक्वायरमेंट ऐसा 705 का नहीं है, भले आपके आईसीआई ने ऐसे 705 में ये कंटेंट दिया है, ये रिक्वायरमेंट सेबी लोडर रेगुलेशन का है। तो देखना, इफ द ऑडिटर प्रपोजेस टू रिजाइन within 45 days from the end of any of the quarters of a period covered under the appointment, क्वार्टर खत्म हो गया साहब तो आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रहेगा, then the auditor shall before such resignation issue the audit/limited review report for such quarter. After 45 days from the end of any quarter of a period covered under appointment, then we shall before such resignation issue the audit/limited review report for such quarter as well as the next quarter. If the limited review report has been issued for all the 3 quarters, then the auditor shall issue the audit report for the full financial year before resigning from the engagement. और आईसीआई ने यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि कोई भी ऑडिटर जब रिजाइन करता है ना, द आईसीआई हैज मेड एन अनाउंसमेंट दैट द ऑडिटर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी शैल नॉट मेंशन प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन एज द रीजन फॉर रेजिग्नेशन। कि अगर आप अनलिस्टेड कंपनी का भी ऑडिट कर रहे हो, अगर आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो ठीक है, आपके ऊपर काफी सारा रेगुलेशंस लगता है, सेबी लोडर रेगुलेशंस लगता है, बट अगर आप अनलिस्टेड कंपनी का भी ऑडिट कर रहे हो तो आप यूं ही रिजाइन करके नहीं जा सकते ये बोल करके मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूं, मैं प्री ऑक्यूपाइड हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं रिजाइन करके जा रहा हूं। यू कैन नॉट डू दैट। आपको रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन क्लियरली बताने होंगे, आपको रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन क्लियरली बताने होंगे। तो ज्यादा मतलब की चीज नहीं है। ये जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट है इससे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स ने ना अपने बुक में कवर भी नहीं किया रहेगा एंड आईसीआई के स्टडी मैट का पार्ट है। सो फ्रॉम दिस द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। क्लियर है? तो ये सारी चीजें अपने को यहां पे सर कवर करनी है। तो अगेन इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। याद रखिएगा पूरे ऑडिट के सब्जेक्ट में कहीं भी सर ओपिनियन की बात होती है या ड्राफ्टिंग की बात होती है या हाउ टू रिपोर्ट की बात होती है तो ऐसा 705 कहीं ना कहीं पिक्चर में आ रहा है। और यहां पे आपको ड्राफ्ट करके बताना रहेगा कि आपको ड्राफ्ट कैसे करना है, जो लैंग्वेज बताया था मैंने, है ना, किसका क्या लैंग्वेज रहने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आपको ड्राफ्ट करके भी बताना है। तो जब भी ओपिनियन शब्द यूज हो रहा है, जब भी ड्राफ्टिंग शब्द यूज हो रहा है, जब भी हाउ टू रिपोर्ट शब्द यूज हो रहा है, तो योर अटेंशन मस्ट शिफ्ट टू ऐसे 705। सो इंडीड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।